था आपका अपने चैनल पर आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ आपको बताएंगे देश के अंदर चल रहे किसानों के बड़े और प्रचंड आंदोलन के बीच में सरकार के साथ बातचीत को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई और इस बीच किस तरह से गर्मा गर्म बहस सरकार और किसान के नेताओं के बीच में देखने को मिली है। इसी के साथ आपको बताएंगे आगे आने वाले दिनों को लेकर किसानों ने क्या रणनीति बनाई है। चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय किसानों के हौसले और जज्बे के साथ उनके संघर्षों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मोदी सरकार किसानों की बातें मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या कुछ बड़े कारण है? क्या मोदी सरकार किसी उद्योगपति के दबाव में है या फिर सरकार अपने कानून पर पैर पीछे खींचकर अपनी किरकिरी होने से बचा रही है? क्या कुछ आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सरकार के साथ किसानों के 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई, जहां पर बीते दिन 44वें दिन दिल्ली के दरबार में एक बार फिर से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार से कहा कि वो अपने कानून को वापस ले ले और बैठक के दौरान किसान नेताओं ने पोस्टर दिखाकर भी अपनी बात रखी है, जहां पर किसान ने लिखा मरेंगे या जीतेंगे। बैठक के बाद भी किसानों के तल्ख तेवर देखने को मिले। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने माना कि 50% मुद्दों का मामला अटका हुआ है, इसलिए अगली बैठक 15 जनवरी को होगी और सारी मांगों के सुलझ जाने की उम्मीद कृषि मंत्री की ओर से जाहिर किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं और किसान नेताओं के साथ सरकार की बातचीत हमेशा से बेनतीजा रही है और फिर से एक नई तारीख दे दी गई है। आपको बता दें कि सरकारों से किसान नेताओं ने 4 बिंदु रखते हुए सरकार का विरोध किया, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने सरकार से कहा कि लोगों की बात कम सुनी जाती है, आप जिद पर अड़े हुए हैं, आप अपने अपने सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी को लगा देंगे, वे कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे, हमारे पास भी लिस्ट है, फिर भी आपका फैसला है क्योंकि आप सरकार है, लोगों की बात शायद कम सुनी जाती है, जिसके पास ताकत है उसकी बातें ज्यादा सुनी जाती है। उनका इशारा सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी की तरफ था। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि इस बात को निपटाने का आपका मन नहीं है, तो समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप साफ साफ जवाब लिखकर दे दीजिए। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से बातचीत के दौरान अधिकारियों के द्वारा किसानों को इस कानून के फायदे और तरह तरह के लॉजिक दिए जाते हैं, जिस पर यह निशाना साधा गया है किसान नेता की तरफ से और सरकार के मंत्रियों को यह बात कही गई है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सरकार से बातचीत के दौरान कहा कि तारीख पे तारीख चल रही है, बैठक में सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में बिल रद्द करने की मांग की है। हम चाहते हैं कि बिल वापस हो, लेकिन सरकार चाहती है संशोधन हो। सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बातें नहीं मानी। इस तरह से राकेश टिकैत ने भी बातचीत को लेकर अपनी टिप्पणी की है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून को वापस लेने की किसानों की मांग को लेकर एक बार फिर से मांग को ठुकरा दिया। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि हम राजनीतिक दल नहीं है, कानून वापस करे तभी घर वापस जाएंगे। हालांकि कृषि मंत्री उन्हें समझाते रहे कि लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान चर्चा से होता है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 2 काम किए जा रहे हैं। पहला, किसानों से ही विकल्प मांग रही है सरकार, किसान ही सरकार को विकल्प सुझाए, लेकिन सरकार कानून रद्द नहीं करेगी। और इसी के साथ में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जब पूछा गया कि क्या आप दूसरे संगठन को भी शामिल कराना चाहते हैं जो इस किसानों के आंदोलन के इतर कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो मंत्री जी ने कहा कि अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है, अभी हम आंदोलन कर रहे किसान पक्ष से ही बातचीत करना चाहते हैं और जरूरत पड़ेगी तो दूसरे पक्ष से भी बातचीत किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या चाहती है। 4 मुद्दों पर मतभेद थे, 2 पर अब मतभेद लगातार बने हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही थी कि डेरा नानकसार के मुखी बाबा लखा सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है और मीडिएशन करने की बात कही है, जिसमें सरकार इस बात को लेकर राजी हो गई है कि राज्य सरकारों को अपने अनुसार कृषि कानून लागू करने को लेकर इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन बाद में जब कृषि मंत्री से पूछा गया कि क्या राज्यों पर फैसला छोड़ने का प्रस्ताव आपके पास आया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है। कुल मिलाकर अभी की ऐसी स्थिति है जहां पर किसानों और सरकार के बीच में किसी भी तरह का समन्वय बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और किसान अपने प्रोग्राम के हिसाब से आगे आने वाले दिनों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जाते जाते ये बयान दिया है कि उम्मीद है कि अगली बैठक में हल निकल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बैठक होने के बाद भी जब हल नहीं निकला तो आखिर सरकार क्या ऐसा करेगी जिससे समाधान हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार के पाले में गेंद है और सरकार को फैसला लेना है। इसी के साथ में आपको बता दे, मोदी सरकार से किसान संगठन की वार्ता बेनतीजा होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच में 3 कृषि कानून को लेकर जहां पर एक और बात नहीं बन पा रही है, वहीं पर दूसरी और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आने वाला है, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला ले।
लेकिन एक बात तय है कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार मजबूती से अड़े हुए हैं और इस तरह से जैसा कई सारे मीडिया में रिपोर्ट भी है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती है और इसीलिए सोमवार को होने वाले सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद ही किसानों से बातचीत की जाएगी। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से पूछा था कि कुछ दिनों के लिए क्या कृषि कानून को रोका नहीं जा सकता, जिस पर सरकार ने कहा था कि बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जा रहा है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। दोस्तों, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को तगड़ा झटका लगा है। कई सारी सर्वे एजेंसियां बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो अपने सरकार के छवि को लेकर ज्यादा ही संवेदनशील रहती है, उसके लिए झटका है। जहां पर किसान आंदोलन तकरीबन 3.5 महीने से चल रहा है, जिसके कारण मोदी सरकार की छवि पर गहरी चोट पहुंची है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने अब अपनी छवि चमकाने के लिए ब्रांडिंग को और ज्यादा प्रखर रूप से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। किसानों से बात कर रहे भाजपा के सांसद, विधायक और पार्षद, आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं को आदेश दिया गया है कि वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृषि विधेयक के फायदे गिनवाने के लिए किसानों से बातचीत करे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जिस तरह से कृषि कानून को लेकर किसानों की बातचीत नहीं मानी जा रही है, उसके बाद से सरकार की लगातार छवि खराब हो रही है। और रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के समर्थन में आए अजय चौटाला बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को नसीहत दी है। आपको बता दें, किसानों की राजनीति करने वाले जननायक जनता पार्टी के नेताओं की ओर से अब बड़ा बयान सामने आने लगा है। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के साथ होने वाली बैठकों में हल निकल जाएगा और किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। अजय चौटाला ने कहा कि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कानून कभी रद्द नहीं होते हैं, कानूनों में संशोधन होता है। किसान बैठकर बातचीत करे, हल निकल जाएगा। किसानों की अधिकतर मांगे मानी जा चुकी है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब जननायक जनता पार्टी के नेता की ओर से इस तरह से बयान सामने आया है और किसानों के आंदोलन के खिलाफ ये बयान है। अब देखना होगा कि जिन जननायक जनता पार्टी के विधायकों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था, क्या वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान का समर्थन करेंगे या फिर जननायक जनता पार्टी में नया विरोध देखने को मिलेगा। सारी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ 32 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सांसदों से मिली प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने किसान आंदोलन के समर्थन में 32 दिनों के धरने पर बैठे हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने सारी बातें प्रियंका गांधी को बताई है। और इस दौरान उनका कहना है कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कह चुके हैं। अन्नदाताओं की आवाज उठाना और उनकी मांगों का समर्थन करना हम सबका कर्तव्य है। और इसी के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार के फैसले को लेकर टिप्पणी की है और कहा कि यह अन्याय है, गरीबों के पेट पर लात मारी जा रही है, हम उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। मोदी सरकार के काले बिलों के खिलाफ अन्नदाताओं की लड़ाई डटकर लड़ेंगे। और इसी के साथ में आपको बता दे, कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब की दादी ने दर्ज कराया है मानहानि का मुकदमा। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पंजाब के भटिंडा में मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ भटिंडा अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होने वाली है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में कृषि कानून के खिलाफ अटैकिंग मोड में है ममता सरकार। विधानसभा में लेकर आएगी प्रस्ताव। आपको बता दें कि राज्य के अंदर 27 जनवरी को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जो 2 दिनों का सत्र होने वाला है, जिस दौरान पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने इसकी जानकारी दी है। 27 जनवरी को विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र को लेकर टीएमसी के नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि लेफ्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित करे। इससे पहले ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि हम जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे और केंद्र के विवादित कानून के खिलाफ प्रस्ताव को पारित करेंगे। यानी कुल मिलाकर अब तक पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ साथ केरल और अब पश्चिम बंगाल ने कृषि कानून के खिलाफ इस तरह से प्रस्ताव पारित करने को लेकर ऐलान भी किया है और कर भी दिया है। इसी के साथ में कृषि कानून के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। राहुल गांधी ने भी अभियान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में शुक्रवार यानी बीते दिन सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किसान आंदोलन के पक्ष में आवाज बुलंद करने की अपील की। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के लिए भारत बोले अभियान के तहत वीडियो जारी किया और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों के मांगों का समर्थन किया है और सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने के लिए कहा है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से भी
भी वीडियो जारी करते हुए किसानों के समर्थन में देश से एकजुट होने की अपील की गई है। और एक और अपडेट की माने तो नेताओं के बड़े बयान, हुड्डा ने कहा कि गिर जाएगी हरियाणा सरकार, खट्टर बोले सपने देखते रहने चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र के कानून को लेकर जहां पर एक और किसानों का विरोध जारी है, वहीं पर दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले कई दिनों से मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और एक बार फिर से उनका एक बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा के अंदर ज्यादा दिनों तक मनोहर लाल खट्टर सरकार नहीं चलेगी। और इसी के साथ में आपको बता दें, नीतीश कुमार की महागठबंधन में एंट्री को लेकर तेजस्वी यादव बोले, कहा नीतीश कुमार के साथ लेने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है, हम मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का मानना है कि मध्य अवधि चुनाव होने वाले हैं और इस बीच आरजेडी के नेताओं से कहा गया है कि वह इसकी तैयारी करे, क्योंकि नीतीश कुमार की महागठबंधन में एंट्री का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि बिहार में कैबिनेट के विस्तार को लेकर जेडीयू और बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया कि आपके मंत्रिमंडल विस्तार में इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि तकरीबन 2 महीने का समय पूरा हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक नीतीश सरकार के कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हुआ। और इस तरह से जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कोई लिस्ट नहीं भेजा गया है, जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के द्वारा इस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी करने के पीछे क्या कुछ कारण है, इसका तो पता नहीं चला है, लेकिन एक बात तय है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक दूसरे के रवैये के कारण लगातार परेशान है। और एक और अपडेट की माने तो कोरोना वैक्सीन पर बोले तेज प्रताप यादव, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे पहले वैक्सीन लगाना चाहिए, जिसके बाद जनता को वैक्सीन लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसी के साथ में आपको बता दें कि मांझी के मंत्री पद की मांग का साहनी ने भी समर्थन किया है। वीआईपी की तरफ से सरकार से भी डिमांड की गई है, यानी अब दोनों दलों ने नीतीश सरकार से अपनी अपनी डिमांडें रख दी है। बिहार में एनडीए के अंदर अब प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ अरुणाचल में जेडीयू विधायकों के दल बदलने के मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है, वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अब हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी के द्वारा नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के लेकर बयान दिया गया था, वहीं पर दूसरी ओर जीतन राम मांझी के बाद वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी जीतन राम मांझी की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार सरकार में मंत्री और एमएलसी की मांगे जायज हैं, इस पर विचार होना चाहिए और एनडीए में मंत्री का पद, यानी बिहार के अंदर अब दबाव पॉलिटिक्स लगातार जारी है। और इस बीच एक और जानकारी की माने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अब 2022 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिस अभियान के तहत अखिलेश यादव ने कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए बदायूं के अंदर दुष्कर्म हत्याकांड पर भी बयान देते हुए योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चित्रकूट का दौरा किया। जिस दिन अखिलेश यादव पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की है। उसके बाद भगवान राम और लखन के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 5 किलोमीटर की कामदगिरी की परिक्रमा की है। अखिलेश यादव ने सियाराम कुटीर पहुंचकर भारत रत्न राष्ट्रीय ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कई सारे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले 2022 के चुनाव से पहले इस तरह से लगातार अखिलेश यादव की ओर से कई क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय करने के लिए अखिलेश यादव इस तरह के दौरे कर रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के विधायक के द्वारा 6 महीने में नीतीश कुमार सरकार हटने और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो बयान जेडीयू के विधायक ने दिया था, एक दिन के बाद ही अपने बयान पर पलट गए और कहा कि मेरी ओर से जो बयान दिया गया है वो गलत है, मेरी जुबान फिसल गई थी। और इसी के साथ में आपको बता दें, प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति जताई तो अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने इसको सही साबित किया है। सिख गुरु गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाने का जो फैसला लिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना की है, जबकि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने इसे मौजूदा हालात के हिसाब से ठीक बताया है। एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी व महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में निकाला मोर्चा। बिहार के हाजीपुर में अखिल भारतीय किसान संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति द्वारा तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में जिला संघ से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिस दौरान जागरूकता मार्च निकाला गया। कांग्रेस पार्टी के विधि सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और इसी के साथ में राष्ट्रीय जनता दल और वाम पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। एक और अपडेट की माने तो बिहार के अंदर जहां पर एक और सियासत और दबाव का पॉलिटिक्स जारी है, वहीं पर दूसरी ओर बिहार के पूर्व सीएम भी अब कूदे हैं बंगाल के मैदान में। 26 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार की सीमाओं से लगे हुए पश्चिम
पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा सीटों पर यानी 26 सीटें हैं जिन पर अपने उम्मीदवार उतारने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार भी अलग चुनाव लड़ने वाले हैं, बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी। यानी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बिहार की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रभाव दिखाया जा सकता है। और ऐसे में एक और अपडेट की माने तो अदालत गोपनीय और आंतरिक जानकारी साझा नहीं करती है। सूत्रों वाली खबर से सावधान रहे। यानी मीडिया में चलने वाले सूत्रों के हवाले का दावा करके जो खबरें चलाई जाती है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सावधान रहने के लिए कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी सूत्र नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट की जानकारी कोई भी बाहर नहीं जाती है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो बदायूं कांड के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एसोसिएशन ने जिला इकाई ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर धरना दिया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी धरने में हिस्सा लिया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बदायूं कांड की कड़े शब्दों में निंदा की है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और एक और अपडेट की माने तो शिवसेना बोली योद्धा है राहुल गांधी, इसलिए डरते हैं दिल्ली के हुक्मरान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में क्या फूट पड़ी है, क्या गठबंधन कमजोर हो गया है, इसको लेकर कई सारे सवाल बीते दिन उठ रहे थे, जिसके बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो संघर्ष करना जानते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती है। एक और अपडेट की माने तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने हैरत अंगेज रूप से एक कारनामा किया है, जहां पर खड़ी हुई गाड़ियां 144 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। ये मामला है मध्य प्रदेश का, जहां पर मध्य प्रदेश की सिवानी पुलिस ने एक अनोखे ढंग से सरकारी खजाने को चूना लगाया है। इस तरह की रिपोर्ट है, जहां पर पुलिस के अधिकारियों ने खड़ी गाड़ियों को 140 किलोमीटर की स्पीड से कागज पर दौड़ाकर करोड़ों रुपए का गबन किया है। मामला 4 पुलिसकर्मियों और एक अधिकारियों के द्वारा पुलिस वाहनों के माइलोमीटर के चिप लगाकर खड़े वाहनों की रीडिंग बढ़ाने और इस रीडिंग के आधार पर डीजल और पेट्रोल के बाजार में बेचने से जुड़ा हुआ मामला है। एक और अपडेट की माने तो कश्मीरी नेताओं को रिहा करने की मांग करने वाले व्यक्ति की तस्वीर किसान आंदोलन की नहीं है, 2019 की है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान एक शख्स ने पोस्टर लेकर कश्मीर के नेताओं को फ्री करने की मांग की है, लेकिन जब इसको पता लगाया गया तो ये मालूम पड़ा कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है, 1 साल पुरानी तस्वीर है। और इसी के साथ में पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में सुखबीर बादल का विरोध किया गया है। किसानों ने काफिले को दिखाए हैं काले झंडे। इसी के साथ में बीजेपी सरकार में बनी कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। अगर सही है तो सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए। अखिलेश यादव की ओर से अपने उस पुराने बयान पर यह सफाई आई है। और इसी के साथ में किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में बताई जा रही है हरियाणा के युवाओं की कहानी। अब पंजाब के युवा हरियाणा में होंगे सम्मानित। और इसी के साथ में पंजाब के बाद हरियाणा में भी मोबाइल टावर निशाने पर जिंद के अंदर लगाई गई आग। इसी के साथ में आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से भी किसान आंदोलन को लेकर एक टिप्पणी सामने आई है, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, तारीख पर तारीख देना सरकार की रणनीति है। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर 7 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसके संकेत दिए हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।